हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं विच इज़ पीस एंड कन्फ्लिक्ट विद चाइना। बेसिकली इसमें हम लोग क्या अंडरस्टैंड करेंगे, चाइना और इंडिया की रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करेंगे कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसी रही। आज के टाइम में भी अगर हम पूछें कि क्या इंडिया और चाइना की रिलेशन बहुत अच्छी है, क्या इनको फ्रेंडली नेशंस कहा जा सकता है, तो आप 2 मिनट के लिए सोचोगे कि यार चाइना और इंडिया वो भी फ्रेंडली रिलेशंस कैसे हो सकता है ना। क्योंकि हम आमतौर पर देखते रहते हैं कि चाइना और इंडिया बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पर लड़ते हैं। बार बार चाइना क्या करता है, इंडिया की बॉर्डर में एंटर करने की कोशिश करता है, इंडिया के अलग अलग एरियाज को अपने मैप में दिखा देता है कि भाई ये तो चाइना का एरिया है। राइट, समझ रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है कि ये 1-2 साल की प्रॉब्लम है, ये हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है। हिस्टोरिकल का मतलब है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ और सिमिलरली चाइना में भी नई गवर्नमेंट आती है, तो उसके बाद से ही वहाँ से ही रिलेशन एक तरीके से धीरे धीरे खराब होनी शुरू हुई। तो वो सारी रिलेशन हम समझेंगे। अगर हम आज समझना चाहते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच की जो टेंशन है, इंडिया और चाइना की जो रिलेशन है, वो आखिरकार इतने ज़्यादा टेंस्ड क्यों है, क्यों इतने सारे इश्यूज हैं इंडिया और चाइना के बीच में, और क्यों ये एक फ्रेंडली नेशन नहीं है, तो उसके पीछे का रीज़न, वो सारी चीज़ें हम इंडिया की हिस्ट्री को जब पढ़ेंगे, आज़ादी के बाद इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशनशिप क्या रही, किस तरीके से 1962 में इंडिया के साथ क्या हो जाता है, चाइना इंडिया में एक तरीके से इंडिया को इन्वेड करता है और इंडिया की टेरिटरीज को कब्जा करने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद सिचुएशन कैसे खराब होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन्स भी हम समझेंगे कि देखो इंडिया ने उस समय हम लोगों ने क्या क्या गलतियां करी अपनी फॉरेन रिलेशनशिप में, अपनी फॉरेन पॉलिसी में हमने क्या क्या गलत कदम उठाए जिसकी वजह से इंडिया को नुकसान भी फेस करना पड़ा चाइना के टर्म्स में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार चीज़ें होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। बताया क्या जाता है कि हमारी अगर पाकिस्तान के साथ हम रिलेशनशिप देखें ना, स्टार्टिंग से अगर हम पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप देखें, तो आज़ादी के तुरंत 1 साल के बाद ही पाकिस्तान के कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ट्राइबल्स इंडिया में जम्मू कश्मीर पर अटैक कर देते हैं, तो पाकिस्तान के साथ वॉर हो जाती है इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद। तो पाकिस्तान के साथ रिलेशन तो आज़ादी के बाद क्या रहे, बहुत ज़्यादा खराब रहे। राइट, लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं था। चाइना और इंडिया की रिलेशनशिप अगर स्टार्टिंग की बात करें, अगर बिगनिंग की बात करें, काफ़ी स्मूथ और काफ़ी फ्रेंडली नोट से शुरू होती है। कैसे? चाइना में क्या होता है, चाइना में चाइनीज रेवोल्यूशन होता है 1949 में। तो बेसिकली चाइना में भी पहले क्या था, चाइना में डायनेस्टिक रूल था। चिंग डायनेस्टी चाइना में रूल करती थी। फिर धीरे धीरे चिंग डायनेस्टी का रूल खत्म होता है और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सिविल वॉर हो जाती है, 2 पार्टीज के बीच में लड़ाई होती है। फाइनली आपको बस यहाँ पर ये याद रखना है कि 1949 में जाकर के चाइना में चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी सरकार आ जाती है। ठीक है, तो 1949 में रेवोल्यूशन के बाद कौन आई चाइना में, चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई। तो चाइना क्या बन गई, कम्युनिस्ट कंट्री बन गई। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी क्या है, सोवियत यूनियन तो एक कम्युनिस्ट कंट्री है ही, और साथ ही साथ में क्या हो गई, चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री के तौर पर स्टैब्लिश हो जाती है। इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकोगनाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। अब देखो ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, CUET में हो, बोर्ड्स में हो, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने चाइना को एक तरीके से वन ऑफ द इनिशियल कंट्रीज जिसने चाइना को, कम्युनिस्ट चाइना को रिकोगनाइज करा। ठीक है, चाइना में जो नई सरकार बनी है उसको रिकॉग्नाइज करना, फिर उसके साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, एक तरीके से फ्रेंडली रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने वाली इंडिया उनमें से वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्री थी। ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री थी जिसने बोला कि ठीक है भाई, चाइना में क्या हो गई, आज से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो गई है, हम एक्सेप्ट करते हैं चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को, और हम कोशिश करेंगे कि इंडिया और चाइना की जो कम्युनिस्ट सरकार है उनके बीच की रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से मेंटेन करें। दैट इज वॉट इज कॉल्ड रिकॉग्नाइजिंग। समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या होता है, इंडिया की पॉलिसी को अब हम समझेंगे। तो उस समय कौन थे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू क्या करते थे, ही फेल्ट स्ट्रांगली फॉर दिस नेबर दैट वाज कमिंग आउट ऑफ द शेडो ऑफ द वेस्टर्न डोमिनेशन एंड हेल्प द न्यू गवर्नमेंट इन द इंटरनेशनल फोरा। अब देखो यहाँ पर समझो, तो नेहरू का जो स्टैंड था चाइना को लेकर के, वो क्या था, वो थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं चाइना की तरफ नजर आता है। क्यों हम सॉफ्ट कॉर्नर कह रहे हैं चाइना की तरफ, वो धीरे धीरे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो नेहरू को क्या लगा कि चाइना भी क्या कर रहा है, चाइना भी अभी अभी एक तरीके से, चाइना में नई सरकार आई है, वेस्टर्न डोमिनेशन से चाइना को आज़ादी मिली। क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, जब चाइना में डायनेस्टिक रूल था, चिंग डायनेस्टी का रूल था चाइना में, तो ब्रिटेन का, जापान का एक तरीके से चाइना पर इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तो फिर जब चाइना में नई सरकार आ गई तो वो वेस्टर्न डोमिनेशन भी खत्म हुआ। तो नेहरू को लगा कि भाई ये लोग भी अपना वेस्टर्न डोमिनेशन खत्म करके आए हैं, इनको वेलकम करना चाहिए, इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या करी उन्होंने, क्या करा, न्यू गवर्नमेंट को इंटरनेशनल फोरम में भी मदद करा। ठीक है, कैसे मदद करा उसके बारे में भी हम समझेंगे, यूनाइटेड नेशन सीट के बारे में जो डिस्प्यूट है उसके बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे। लेकिन होता क्या है, सिचुएशन क्या होती है कि नेहरू के साथ में कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज वेरी वरीड अबाउट अ पॉसिबल चाइनीज एग्रेशन इन द फ्यूचर।
सरदार पटेल कह रहे थे कि देखो नेहरू, एक काम करो, बहुत ज़्यादा चाइना को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर मत रखो, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है चाइना को। क्योंकि पटेल यहाँ पर कह रहे थे कि पटेल को आशंका थी कि हो सकता है फ्यूचर में चाइना क्या करे, इंडिया पर एग्रेशन करने की कोशिश करे, इंडिया को इन्वेड करने की कोशिश करे। रीज़न क्या थे, इसको पूरा बैकग्राउंड के तौर पर समझो। देखो 1950 में क्या होता है, 1950 में चाइना तिब्बत को एक्वायर कर लेता है, तिब्बत को एनेक्स कर लेता है। तिब्बत क्या है भाई, और तिब्बत का एनेक्सेशन की वजह से इंडिया को क्यों सचेत होना पड़ा, तो यहाँ पर इस मैप को समझेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये जो पूरा रीजन है ना, ये जो पूरा रीजन है, थोड़ा सा यहाँ तक, पहले ये सारा का सारा तिब्बत था, मतलब अभी भी तिब्बत है। तो ये वाला जो तिब्बत है, तिब्बत क्या है, एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा था। चाइना की डायरेक्टली इंडिया के साथ जो बॉर्डर थी वो बहुत ही कम थी, जैसे ये वाला बॉर्डर, केवल इतना बॉर्डर था चाइना के साथ। लेकिन आज क्या है, आज तो तिब्बत के बाद में जब तिब्बत को चाइना ने, मतलब तिब्बत को चाइना ने एक्वायर कर लिया, तो ये वाला बॉर्डर भी एक तरीके से क्या हो गया, चाइना के साथ आ गया। ये वाला बॉर्डर भी चाइना के साथ आ गया, और ये वाला बॉर्डर भी चाइना के साथ आ गया। लेकिन हिस्टोरिकली ऐसा नहीं था। हिस्टोरिकली ये पूरा का पूरा रीजन तिब्बत था, एंड तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। तिब्बत में एक अलग जो डायनेस्टी थी, अलग लोगों की सरकार थी, एंड इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ चाइना। चाइना का केवल ये वाला रीजन है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन क्या होता है, चाइना में कम्युनिस्ट सरकार क्या करती है, चाइना की जो न्यूली फॉर्म कम्युनिस्ट सरकार होती है, वो तिब्बत में अपनी आर्मी भेज देती है और तिब्बत को एक्वायर कर लेती है, तिब्बत को एनेक्स कर लेती है। तो इसके बाद क्या हो जाता है, फॉर्मली तिब्बत बिकम्स द पार्ट ऑफ चाइना। तिब्बत को बोला जाता है कि देखो हम तुम्हें थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे देंगे, ठीक है, और ऑटोनॉमी में तुम अपने यहाँ पर कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को एज अ गवर्नमेंट के तौर पर चूज कर लेना, लेकिन तुम चाइना का पार्ट रहोगे। हिस्टोरिकली चाइना बार बार क्लेम करता हुआ आ रहा था कि तिब्बत तुम हमारे पार्ट हो, लेकिन तिब्बत कह रहा था नहीं भाई, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम आपके पार्ट नहीं है। लेकिन क्या होता है, चाइना अपनी आर्मी भेजता है एंड फाइनली तिब्बत को एनेक्स कर दिया जाता है। जब ये चीज़ हो जाती है और सरदार पटेल देखते हैं कि भाई चाइना अब हमारे बॉर्डर पर आ चुका है, चाइना अब हमारे बॉर्डर पर आ चुका है, क्योंकि पहले तो तिब्बत था, राइट। अब चाइना ने तिब्बत को एक्वायर कर लिया, तो चाइना एक तरीके से इंडिया के काफ़ी सारे बॉर्डर्स पर आ गया। तो सरदार पटेल ने बोला, नेहरू थोड़ा सा संभलने की यहाँ पर हमें कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा सा संभल कर चलने की कोशिश करनी चाहिए हमें, क्योंकि चाइना ने क्या कर लिया है, तिब्बत को एक तरीके से एनेक्स कर लिया है। तो जब चाइना ऑलरेडी इंडिया के बॉर्डर पर आ चुका है, तो चाइना का एग्रेशन की संभावनाएं सरदार पटेल ने बोली थी, एंड बोला था, बार बार वॉर्न किया था यहाँ पर पंडित नेहरू को, हमारे पहले प्रधानमंत्री को, कि भाई देखो बहुत ज़्यादा आंख मूंद करके ट्रस्ट करने की चाइना पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाइना ने दिखा दिया कि वो तिब्बत को अगर एनेक्स कर सकता है तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो भारत में भी आक्रमण कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या इससे अलर्ट हुए नेहरू? नहीं हुए। नेहरू थॉट दैट इट वाज एक्सीडिंगली अनलाइकली दैट इंडिया विल फेस एन अटैक फ्रॉम चाइना। उनको लगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि चाइना इंडिया पर अटैक करे। क्यों ऐसा बार बार मतलब सरदार पटेल के कहने के बावजूद भी नेहरू ऐसा क्यों बोल रहे थे? इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उस समय आप देखोगे आगे जा करके इंडिया और चाइना के जो लीडर्स थे वो क्या कर रहे थे, उनके बीच में बहुत अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन हो गई थी, ठीक है। पर्सनल लेवल पर अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन हो गई थी। चाइना के लीडर्स इंडिया में आ रहे थे, पंडित नेहरू भी चाइना में जा रहे थे, बहुत सारे इंडिया के अदर लीडर्स भी चाइना में जा रहे थे। तो उनको लग रहा था कि नहीं यार, सारी चीज़ें तो बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत फ्रेंडली रिलेशन हो गए थे एक तरीके से। तो इसलिए नेहरू बोल रहे थे इट वॉज एक्सीडिंगली अनलाइकली, ऐसा नहीं होने वाला है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि चाइना आगे फ्यूचर में क्या करे, अटैक करे। इसी चीज़ की वजह से एक और चीज़ हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि चाइना के साथ जो हमारे बॉर्डर थे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा गार्ड करे जा रहे थे इंस्टेड ऑफ आर्मी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे थे, क्या हमारी मिलिट्री प्रिपेयर थी चाइना को लेकर के? नहीं थी, क्योंकि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस थी चाइना के बॉर्डर के, चाइना के साथ जो बॉर्डर है उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड इंडियन आर्मी नहीं थी। समझ में आ गई यहाँ तक बात? अब आगे बढ़ते हैं कहानी का अगला जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझते हैं। होता क्या है कि जब रिलेशनशिप अच्छी मेंटेन होती है तो फिर इंडिया और चाइना एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। वो एग्रीमेंट क्या है? पंचशील एग्रीमेंट। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आता है तो ढंग से समझेंगे हम लोग, और अपनी एनसीईआरटीज़ में आप नोट डाउन भी साथ साथ में करते रहो, ठीक है। पंचशील एग्रीमेंट क्या है? 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, पंच, ठीक है। तो क्या है? 5 प्रिंसिपल्स है, किसके भाई? पीसफुल को एग्जिस्टेंस के। किसके बीच में पीसफुल को एग्जिस्टेंस? इंडिया और चाइना के बीच में बहुत अच्छे तरीके से पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो, इसके लिए चाइना और इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन करा जिसको बोला जाता है पंचशील। किस किस ने साइन करा? इंडिया की तरफ से नेहरू गए थे, और चाइना की तरफ से जो चाइनीज़ प्रीमियर है जो एन लाई, उन्होंने साइन करा है कौन से ईयर में? 1954 में। ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट, नोट डाउन कर लेना। तो 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया। चाइनीज़ प्रीमियर जो एन लाई का मतलब क्या है?
चाइना में देखो दो होते हैं, चाइना के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रीमियर, राइट। तो चाइना के जो प्रीमियर है वो एक तरीके से चाइना के प्रधानमंत्री भी आप बोल सकते हो, क्योंकि वो चाइना के हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में से एक है। वो चाइना की जो कैबिनेट है उसको एक तरीके से कंट्रोल एंड रेगुलेट करते हैं, उसको लीड करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से चाइना की तरफ से चाइना के जो प्रीमियर है वो आते हैं, एंड इंडिया की तरफ से जो इंडिया के प्रधानमंत्री है वो जाते हैं एंड साइन करते हैं पंचशील एग्रीमेंट, और बोला जाता है कि देखो इंडिया और चाइना क्या करेंगे, पीसफुल तरीके से रहेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से रहेंगे, कोई एक दूसरे के ऊपर एग्रेशन नहीं करेगा, कोई एक दूसरे की टेरिटरी में नहीं आएगा, और अगर हम दोनों के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाती है तो हम बहुत पीसफुल तरीके से उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे, हम वॉर नहीं करेंगे। ये सारा आइडिया था। म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखेंगे कि ठीक है आपकी टेरिटरी है, हमारी टेरिटरी है, हम एक दूसरे की टेरिटरी में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे की जो सोवरेनिटी है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बहुत अच्छा एग्रीमेंट हुआ ये पंचशील, और हमें लगा कि भाई हमने तो पंचशील एग्रीमेंट साइन कर लिया चाइना के साथ, तो अब तो क्या ही मतलब चाइना, मतलब देखो सिंपल सी बात है, इंडिया क्या है ना, इंडिया के लोगों से भी मतलब इंडिया के जैसे लोग हैं वैसे इंडिया की लीडरशिप है। कहने का मतलब इंडिया के लोग क्या है, एक तरीके से बहुत भोले भाले सीधे साधे हैं। उनको क्या लगता है, मतलब हम सब लोगों का नेचर ही ऐसा है कि अगर हमने कुछ बोल दिया, अगर हमने कुछ बोल दिया तो हम लोग क्या करते हैं ना, उस बात को मानते हैं और वैसा ही करते हैं। अपनी बात को, अपनी ज़बान को हम रखते हैं कि भाई अगर हमने आपको बोला है कि हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है कि इंडिया उसको फॉलो करेगा, ठीक है। क्योंकि एक तरीके से हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर अगर कुछ हमने बोल दिया, कुछ वचन दे दिया, तो हम उसको बिल्कुल बाइंड करते हैं, उसको बिल्कुल फॉलो करते हैं। और ऐसा ही हम दुनिया के बारे में भी सोचते हैं कि अगर इंडिया ऐसा है तो हम लोग ये भी सोचते हैं कि अगर दूसरा भी कुछ बोल रहा है ना तो वो उसको बिल्कुल एग्री करेगा और उसको रिस्पेक्ट करेगा। बट यहाँ पर जैसा इंडिया है वैसा दूसरी कंट्रीज तो नहीं है ना। चाइना ने बोला, कहने के लिए बोला, साइन कर दिया पीसफुल एग्रीमेंट कि हम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे, कभी भी एक दूसरे की टेरिटरीज को एक्वायर करने की कोशिश नहीं करेंगे, म्यूचुअल एग्जिस्टेंस होगा, नॉन इंटरफेरेंस होगा, पीसफुल को एग्जिस्टेंस होगा, सब कुछ बोला। लेकिन क्या चाइना ने ऐसा करा? क्या चाइना ने अपनी बात रखी? नहीं रखी। और 1962 में इंडिया के ऊपर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। इंडिया की बाउंड्रीज में चाइना आ गया, ठीक है। तो ये इसकी वजह से है, क्योंकि इंडिया का जैसा नेचर है, इंडिया सोचता है कि भाई जैसा मैं हूँ तो वैसे ही दूसरी कंट्रीज भी होंगी। लेकिन चाइना ने गलत प्रूव कर दिया कि ऐसी चीज़ें नहीं होती है। जैसे आप हो ज़रूरी नहीं दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही सोच रहा हो, अगर आप सच्चे हो तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति भी सच्चा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझने को मिलती है। फिर उसके बाद क्या होता है, तो इंडिया और चाइना के जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत एक दूसरे की कंट्रीज़ को विजिट करते हैं, उनको लोगों के द्वारा ग्रीट करा जाता है, बहुत फ्रेंडली क्राउड्स एक तरीके से मिलती है, और मतलब सब कुछ नॉर्मल लगता है। ऐसा लगता ही नहीं कि जो सरदार पटेल ने बोला था, एक बार अलर्ट किया था नेहरू को कि चाइना से थोड़ा सा सतर्क रहना, दिक्कतें आ सकती है, चाइना एग्रेशन दिखा सकता है। तो नेहरू को लगा कि नहीं, ऐसी चीज़ें तो है ही नहीं, सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आनी चालू हुई। फाइनली हम अब क्या पढ़ेंगे, चाइनीज़ इन्वेजन 1962 को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से चाइना ने इन्वेड करा इंडिया को, और फिर इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहा। दूसरी चीज़ हम क्या पढ़ेंगे कि जब चाइना का इन्वेजन हो जाता है और इंडिया एक तरीके से ये वॉर हार जाता है, उसके बाद इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, भारत के लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, कितना बुरा लगा इंडिया के लोगों को। फिर उसके बाद इसकी वजह से कांग्रेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, स्पेसिफिकली नेहरू पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सारी चीज़ें भी हम समझेंगे। और दूसरी जो पार्टीज़ हैं इंडिया में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओवरऑल टॉपिक क्या है कि हम समझेंगे पहली बात, हुआ कैसे चाइना का एग्रेशन, चाइना ने किस तरीके से इंडिया को इन्वेड करा, और इंडिया ने किस तरीके से उसको रिस्पॉन्स करा, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया के अलग अलग स्टेक होल्डर्स पर। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ क्या, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर बताया गया है चाइनीज़ इन्वेजन 1962, इससे पहले देखो ये वाला टॉपिक है, कहाँ गया, तिब्बत वाला हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक है, उसमें डिटेल में हमें जाना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी हम क्योंकि चाइना इंडिया की रिलेशनशिप को पढ़ रहे हैं तो स्पेसिफिकली हम इंडिया और चाइना पर ही अपने आप को एक तरीके से सीमित करेंगे, ठीक है। चाइना इन्वेजन 1962 होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है। तो जो स्मूथ रिलेशनशिप चल रही होती है, प्रॉब्लम हमें पता है कि चाइना ने क्या कर दिया, तिब्बत को एनेक्स कर दिया। कब एनेक्स किया? 1950 में चाइना ने तिब्बत को कंट्रोल कर दिया। तिब्बत स्टार्टिंग से बोल रहा था कि भाई हम इंडिपेंडेंट कंट्री है, चाइना ने बोला नहीं, तुम तो हमारे यहाँ पर आते हो, हमारा कंट्रोल था तुम्हारा स्टार्टिंग से। और फिर चाइना ने अपनी आर्मी भेजी एंड फाइनली तिब्बत पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो कब कब किया? 1950 में। ईयर इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो इसकी वजह से जो एक हिस्टोरिकल बफर था,
जो एक बफर रीजन था इंडिया और चाइना के बीच में, कि इंडिया और चाइना की बहुत ज़्यादा बॉर्डर एक तरीके से शेयर नहीं करते थे, वो बफर ख़त्म हो गया क्योंकि तिब्बत में एक तरीके से चाइना का रूल स्टैब्लिश हो गया। इनिशियली इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसने इसको बहुत ज़्यादा ओपनली अपोज नहीं करा, बहुत ज़्यादा कुछ कंडेम नहीं करा कि चाइना ने क्या कर दिया, ये गलत है, ये सारी चीज़ें नहीं, इंडिया ने स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करा। बट धीरे धीरे जब इंडिया को लगा, इंडिया को क्या लगा, इंडिया को लगा, इंडिया को इन्फॉर्मेशन मिली, मोर इन्फॉर्मेशन केम इन अबाउट द सप्रेशन ऑफ तिब्बत कल्चर, तिब्बतन कल्चर, इंडियन गवर्नमेंट ग्रू अनईजी। ठीक है, क्या होता है, धीरे धीरे जब इंडिया को भी इन्फॉर्मेशन पता चलने लगी कि भाई चाइना कह रहा था कि चाइना क्या करेगा, तिब्बत को ऑटोनॉमी दे देगा और तिब्बत के कल्चर को रिस्पेक्ट करेगा, तिब्बत के लोगों को क्या दे देगा, एक तरीके से ऑटोनॉमी में रखेगा, उनको रिस्पेक्ट करेगा। बट चाइना ऐसा कर नहीं रहा था, क्योंकि चाइना कहता कुछ और है, करता कुछ और है। स्टार्टिंग से हिस्टोरिकली चाइना का ये चीज़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर नेचर भी समझो। जैसे एक व्यक्ति का नेचर होता है ना, वैसे एक कंट्री का भी नेचर होता है, क्योंकि कंट्री की भी अपनी आइडियोलॉजी होती है। तो चाइना का नेचर स्टार्टिंग से ऐसा रहा। चाइना ने क्या करा, तिब्बत को बोला था कि भाई हम तुम्हारी क्या करेंगे, तुम्हारी ऑटोनॉमी, तुम्हें ऑटोनॉमी देंगे, तुम्हारे कल्चर को रिस्पेक्ट करेंगे, तुम एक बार हमारे यहाँ पर आ जाओ, हमारी सोवरानिटी को एक तरीके से एक्सेप्ट कर लो। तो तिब्बत पार्ट बन गया था चाइना का। लेकिन फिर क्या होता है, तिब्बत के जो कल्चर है, वहाँ पर जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनका जो अलग से कल्चर है, उनको क्या कर दिया जा रहा था, सप्रेस कर दिया जा रहा था। वहाँ की आर्मी लोगों को टॉर्चर करने लगी, लोगों को मारने लगी। फिर उसके बाद क्या होता है, तो होता क्या है, इसकी वजह से इंडिया की गवर्नमेंट भी समझ में आने लगा कि भाई चाइना तो कह कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, ये तो काफ़ी गड़बड़ है चाइना की तरफ से। तिब्बत के जो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, जो दलाई लामा है, तो उन्होंने क्या करा, वो बेसिकली क्या करे, ही सॉट एंड ऑब्टेन पॉलिटिकल असाइलम इन इंडिया इन 1959। तो हुआ क्या, सिचुएशन को समझो। देखो, चाइना के डर से, कि चाइना क्या कर रहा था, चाइना ने एक बार दलाई लामा को इनवाइट करा था अपने यहाँ पर कि आ जाओ, एंड दैट टू विदाउट बॉडीगार्ड, कि आप बिना बॉडीगार्ड के चाइना में आ जाओ। तो दलाई लामा को लगा कि यार कुछ गड़बड़ है, बिना बॉडीगार्ड के क्यों बना रहे हैं वो लोग मुझे यहाँ वहाँ पर चाइना में। तो दलाई लामा को फिर चीज़ें ठीक नहीं लगी, और वहाँ के लोगों को भी चीज़ें ठीक नहीं लगी कि हो सकता है मे भी कुछ थ्रेट हो उनकी लाइफ पर और बाकी लोगों की लाइफ पर। इस सिचुएशन से डील कैसे किया दलाई लामा ने, दलाई लामा धीरे धीरे क्या करे, बाकी कुछ फॉलोअर्स के साथ में उन्होंने क्या करा, वो इंडिया में आए। इंडिया में कब आए, 1959 में। एंड उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लिया कि भाई अब वो क्या रहना चाहते हैं, वो इंडिया में रहना चाहते हैं, एक तरीके से शरणार्थी के तौर पर बनकर रहना चाहते हैं। कि उनको वहाँ पर क्या, उनको लग रहा था कि अगर सेफ्टी है कहीं तो कहाँ हो सकती है, इंडिया में हो सकती है। ठीक है, तो फिर ये सारी चीज़ें हैं, और इंडिया ने क्या करा, इंडिया की गवर्नमेंट ने उनको बोला कि ठीक है, अगर आप इंडिया में रहना चाहते हो, आपका पूरे तरीके से वेलकम है। तो इंडिया ने ये चीज़ें करी। और ऐसा नहीं है कि इंडिया ने केवल दलाई लामा व जो या फिर जो अदर तिब्बत के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको ही एक तरीके से यहाँ पर इंडिया में शरण दी, जगह दी। हिस्टोरिकली भी इंडिया ये चीज़ करता हुआ आया है। तो जो ईरान में जो पारसीज थे, वो भी इंडिया में आए। ठीक है, उनको भी वहाँ पर रिलीजियस परसिक्यूशन फेस करना पड़ा, वो लोग भी भारत में आए और भारत ने वेलकम करा उन लोगों को। सिमिलरली बहुत सारे जूस भी इंडिया में आए। तो इस तरीके से हिस्टोरिकली इंडिया का नेचर ऐसा ही रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति रिलीजियसली परसिक्यूटेड है तो वो इंडिया में रेफ्यूज फाइंड करता है एंड इंडिया उनको वेलकम करता है। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने उनको वेलकम करा। फिर चाइना को क्या लगा, चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा जब उनको न्यूज़ आई कि अच्छा भाई दलाई लामा कहाँ चले गए, इंडिया में चले गए, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट तो दलाई लामा को ढूंढ रही थी। तो चाइना ने क्या बोला, चाइना ने बोला कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या कर रही है, एंटी चाइना एक्टिविटीज़ इंडिया के अंदर करवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दलाई लामा इंडिया में रह चुके हैं। तो और एक तरीके से चाइना दलाई लामा को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। तो जब दलाई लामा इंडिया में थे और इंडिया ने अलाउ करा उनको, तो चाइना ने ये बोल दिया कि तुम क्या कर रहे हो, एंटी चाइना एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हो अपनी टेरिटरी के अंदर। इस तरीके से चाइना ने इंडिया को क्या करा, इंडिया पर एक्यूजिशंस लगाए। फिर उसके बाद क्या होता है, तो ये पहली प्रॉब्लम, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो गई, तिब्बत की वजह से प्रॉब्लम शुरू हो गई। दलाई लामा जैसे इंडिया में आए तो फिर जो प्रॉब्लम फ्रेंडली रिलेशन में थी, पहले जो फ्रेंडली रिलेशन थी, वो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स उसमें डेवलप होनी चालू होगी बिकॉज ऑफ द तिब्बत इशू। फिर उसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम क्या हुई, सेकेंड प्रॉब्लम बाउंड्री डिस्प्यूट्स की वजह से एक तरीके से होती है। वो बाउंड्री डिस्प्यूट्स क्यों एमर्ज होते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि India claimed that boundary was a matter settled in the colonial time, but China said that any colonial decision did not apply to them. क्या बोल रहा है यहाँ पर, इंडिया बोल रहा है कि देखो भाई, जो बाउंड्री है ना, वो एक ऐसा मैटर था जो ऑलरेडी कॉलोनियल टाइम में सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब उस पर आप अगर कोई डिसएग्रीमेंट कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कॉलोनियल टाइम में हम चीज़ें सॉल्व कर चुके हैं। बट चाइना ने क्या बोला, चाइना ने बोला कि नहीं, हम किसी कॉलोनियल डिसीजन को नहीं मानते, हमने ये नहीं मानते कि ब्रिटिशर्स ने ऐसी ऐसी बाउंड्री ड्रॉ करी, ये डिमार्केट कर दिया तो हम मान लेंगे। वो ब्रिटिशर्स की बात है,
हम उस ब्रिटिशर्स की बात को नहीं मानेंगे, हम कॉलोनियल टाइम में जो डिसीजन होते हैं हम उसको नहीं मानेंगे, राइट। तो इसी की वजह से ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कट डिमार्केशन नहीं करके गए, बता करके नहीं गए बाउंड्रीज़ को, सही तरीके से बता करके नहीं गए अलग अलग पार्टीज़ को कि भाई अगर इंडिया और चाइना की बाउंड्रीज़ को क्लियर कट करना था तो इंडिया की भी जो गवर्नमेंट है उसको तो बताना था ही, साथ ही साथ में जो चाइना में के जो लोग हैं उनको भी तो बता करके जाना चाहिए था, उनसे भी तो एक बार बातचीत करनी चाहिए थी ताकि वो लोग फ्यूचर में आकर के ये ना बोले कि नहीं भाई हम ये बाउंड्री को नहीं मानेंगे, हमसे तो पूछा ही नहीं गया ये बाउंड्री है कि नहीं है। तो प्रॉब्लम यहीं से अराइज हो गई। चाइना बहुत सारी बाउंड्रीज को लेकर के कहने लगा कि नहीं ये ऑफिशियल बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री जो चाइना कह रहा है वैसी है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें हो रही थी। तो मेजरली चाइना ने क्या हुआ, चाइना की वजह से जो चाइना डिसएग्री कर रहा था बाउंड्रीज पर, वो मेन डिस्प्यूट्स कहाँ पर थी? मेन डिस्प्यूट वॉज अबाउट द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एंड ऑफ द लॉन्ग बॉर्डर। तो जो हमारा वेस्टर्न एंड है, अभी हम मैप में देखेंगे, वेस्टर्न और ईस्टर्न एंड पर बेसिकली डिस्प्यूट चल रहा था। जैसे कि चाइना क्या कह रहा था, चाइना क्लेम्ड 2 एरियाज विद इन द इंडियन टेरिटरी, अक्साई चिन area in the Ladakh region of Jammu and Kashmir and much of the state of Arunachal Pradesh in what was then called as NEFA, which is called Northeastern Frontier Agency. चाइना इंडिया की टेरिटरी के 2 एरियाज को क्लेम कर रहा था कि भाई ये आपकी टेरिटरी का पार्ट नहीं है, इंडिया ये आपकी टेरिटरी का पार्ट नहीं है, ये हमारी टेरिटरी का पार्ट है, चाइना की टेरिटरी का पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? अस्काई चिन, ठीक है, अक्साई चिन है, जो कि कहाँ है? लद्दाख रीजन में है, जम्मू कश्मीर में। और दूसरा जो स्टेट है, जो आज के टाइम में जो हम अरुणाचल प्रदेश जिसका नाम है आज के टाइम में हमारा जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, उसको पहले हम लोग बोलते थे नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटायर एजेंसी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, चाइना ने क्या करा, चाइना ने इन दोनों रीजन्स को बोला कि ये क्या है? चाइना का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम मैप को देखते हैं तो चीज़ें हमें और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। ये वाला रीजन है अक्साई चिन का, चाइना ने बोला कि नहीं हम इस बाउंड्री को नहीं मानते हैं, अक्साई चिन इज़ द पार्ट ऑफ चाइना, इस तरीके से उन्होंने क्लेम करा। दूसरी तरफ क्या बोला, इंडिया का जो ये जो अरुणाचल प्रदेश था, ठीक है, जिसको नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटायर या नेफा के नाम से हम स्टार्टिंग में जानते थे, तो इसको भी क्लेम कर दिया और बोलने लगा कि भाई ये क्या है? ये भी चाइना का पार्ट है, ये इंडिया का पार्ट नहीं है। इस तरीके से चीज़ें थी, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट वहाँ से ओरिजिनेट होना चालू हो गया, इन 2 एरियाज़ पर डिस्प्यूट होना चालू हो गया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, आई होप चीज़ें क्लियर होगी, आप आराम से आंसर कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है 1957 में? देखो यहाँ पर एक और चीज़ समझो, चाइना ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया के साथ ही चाइना के जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर रिलेशन है केवल इंडिया और चाइना में ही डिस्प्यूट है। हिस्टोरिकली चाइना के जो डिस्प्यूट्स है बॉर्डर एरियाज़ वाइज अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में भी है, ठीक है। जैसे सबसे पहली चीज़ चाइना ने क्या करा, चाइना ने तिब्बत को एक्वायर कर लिया। तिब्बत बोलता रहा कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट कंट्री है स्टार्टिंग से, तुम हमें क्यों एक तरीके से एनेक्स कर रहे हो, ठीक है। उन्होंने रेजिस्ट करा बट चाइना ने अपनी आर्मी भेज दी और तिब्बत को एक्वायर कर लिया, जबकि तिब्बत क्या था? एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। तो यहाँ से चीज़ें शुरू हो गई। तिब्बत से चाइना का इंटेंशन दुनिया को समझ में आने लगा कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सटेंड कर रहा है। चाइना एक इंपीरियलिस्ट पावर है। चाइना इंपीरियलिस्ट पावर कैसे है? क्योंकि वो बार बार अपनी जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी कंट्रीज़ के टेरिटरीज़ को अपनी टेरिटरीज़ बता करके एक तरीके से कह रहा है कि ये हमारी टेरिटरी है। दूसरा क्या हुआ, इंडिया के साथ जो ट्रबल थी एक तरीके से जो जम्मू कश्मीर वाला जो लद्दाख का रीजन है अक्साई चिन का, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटायर एजेंसी, यहाँ पर भी सिचुएशन थी। और आज के टाइम में भी अगर आप देखोगे ऐसा नहीं है, मतलब देखो हो क्या रहा है बेसिकली, चाइना के जो लीडर थे ना, चाइना के जो लीडर थे माओ जेडोंग, नाम आपने सुना होगा, कम्युनिस्ट लीडर। तो बेसिकली उनका आइडिया क्या था, उनका आइडिया ये था कि वो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहे थे, किसी भी तरीके से चाइना की टेरिटरीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उनका आइडियोलॉजी था कि भाई देखो चाइना तुम्हें क्या करना है, अपने आप का इन्फ्लुएंस बढ़ाना है और अलग अलग कंट्रीज़ के टेरिटरीज़ को छोटा छोटा करते हुए एक्वायर कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि चाइना इसी तरीके से आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो आज भी चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि भाई देखो एक तरीके से इंडिया का जो सिक्किम है उसको भी चाइना कभी कभी अपने मैप में दिखा देता है कि सिक्किम का कुछ पार्ट क्या है, चाइना का पार्ट है, इस तरीके से क्लेम करता है। कभी अरुणाचल प्रदेश के कुछ रीजन्स को अपना पार्ट दिखा देता है, कभी कभी तो पूरा अरुणाचल प्रदेश चाइना अपने मैप में दिखा देता है कि भाई ये इंडिया का मतलब चाइना का मैप है एंड अरुणाचल प्रदेश उसका पार्ट है। सिमिलरली भूटान के भी कुछ एरियाज़ चाइना दिखा देता है कि भाई ये क्या है, ये चाइना का इलाका है, चाइना की टेरिटरी है, भूटान के कुछ एरियाज़ को दिखा देता है। और ऐसा नहीं है कि केवल इन सब कंट्रीज़ के साथ डिस्प्यूट है, जापान के साथ में भी आज भी एट प्रेजेंट भी काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स है चाइना के कुछ कुछ आइलैंड्स के ऊपर डिस्प्यूट है जो ओरिजिनली है किसके, हिस्टोरिकली जापान के हैं, लेकिन चाइना कह रहा है नहीं तुम्हारे नहीं है, ये चाइना के हैं। सिमिलरली रशिया के साथ में भी डिस्प्यूट्स है काफ़ी सारे।
और पूरा का पूरा जो साउथ चाइना सी है उसको तो चाइना एक तरीके से क्लेम करता है कि भाई पूरा का पूरा साउथ चाइना सी ही चाइना का है। मतलब समुद्र में भी एक तरीके से चाइना अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे अपना कंट्रोल क्या कर रहा है, बढ़ाता जा रहा है। हो सकता है आने वाले भविष्य में जो पाकिस्तान के साथ चाइना के रिलेशन है, और पाकिस्तान इतना ज़्यादा कर्ज में डूब चुका है चाइना के, तो हो सकता है मे बी आने वाले टाइम में पाकिस्तान को क्लेम कर दे चाइना। चाइना ये बोल सकता है कि पाकिस्तान हमारा है। ठीक है, इस तरीके से सिचुएशन है। तो आज क्या कर रहा है चाइना, चाइना पूरी जगह आज भी अपनी उसी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस उसी पॉलिसी के साथ चल रहा है। और वो पॉलिसी क्या है, एक तरीके से नियो इम्पीरियलिज्म है। नियो इम्पीरियलिज्म कैसे है कि पहले क्या होता था, पहले इम्पीरियलिज्म में क्या होता था कि अपनी फोर्स के बल पर दूसरी कंट्रीज़ को एक तरीके से अपना गुलाम बना लिया जाता था, उसकी पूरी टेरिटरीज़ पर, लोगों पर कब्जा कर लिया जाता था। आज के टाइम में चाइना कुछ अलग तरीके से कर रहा है। आज के टाइम में चाइना लोन दे रहा है, लोन लो। और जब वो लोन देते लोन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर उसके बाद कंट्री से एग्रीमेंट कर लेता है कि 20 साल के लिए ये जो जगह है ये चाइना के पास आ गई, 30 साल के लिए जगह चाइना के पास आ गई। श्रीलंका के काफ़ी सारे पोर्ट्स चाइना ने एक्वायर कर लिए इसी तरीके से। पहले लोन दिया, खूब सारा लोन दिया, और फिर उसके बाद बोल दिया, उसके बाद जब सरकार चुका नहीं पाई तो फिर क्या किया, सरकार ने बोला कि ठीक है भाई, इतने साल के लिए तुम हमारा पोर्ट अपने पास रख लो। तो मतलब चाइना के जो श्रीलंका के अलग अलग पोर्ट्स है, हम्बनटोटा पोर्ट की अगर आप बात करो तो वो क्या है, चाइना के कब्जे में एक तरीके से आ चुका है। सिमिलरली पाकिस्तान के साथ में भी ये सारी चीज़ें हैं। काफ़ी सारे पाकिस्तान का एरिया एक तरीके से कहाँ आ चुका है, चाइना का कंट्रोल हो चुका है उस पर, कुछ सालों के लिए हो चुका है। तो ये चाइना कर रहा है, और ये हिस्टोरिकली कर रहा है। और ये चीज़ मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो इंडिया के साथ हुआ ना, और जो आज हो रहा है, उन सब के पीछे आइडियोलॉजी सेम है। उन सब के पीछे का आइडिया सेम है। आइडिया क्या है, चाइना का इन्फ्लुएंस दुनिया में और ज़्यादा बढ़ाना, चाइना को और ज़्यादा एक्सपैंड करना, चाइना का एक्सपेंशनिज्म करना, एक तरीके से पॉलिटिकली, टेरिटोरियली और डिप्लोमेटिकली हो, किसी भी तरीके से हो, चाइना का इन्फ्लुएंस, चाइना का दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ते रहना चाहिए। चाइना की बाउंड्रीज और ज़्यादा बढ़ते रहना चाहिए। समझ में आ गया? तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई है कि हिस्टोरिकली इंडिया चाइना का कैसा एटीट्यूड रहा है, चाइना की क्या स्ट्रैटेजी रही है, क्या आइडिया रहा है, आइडियोलॉजी रही है चाइना की, और वही आज भी चाइना कर रहा है। तरीका बस अलग हो गया। आज के टाइम में लोन के ज़रिए चीज़ें करी जा रही है। राइट, समझ में आ गया? तो फिर क्या होता है, बैक टू टॉपिक आते हैं। इस तरीके से 2 एरियाज़ पर चाइना ने क्लेम करा। धीरे धीरे क्या होता है, 1957 में, 1959 में चाइना जो अक्साई चिन वाला एरिया है वहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक रोड बिल्ड कर देता है। धीरे धीरे देखो, इंडिया तो बोल रहा है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत हो, हमारे यहाँ पर हमें पता है टेरिटरीज क्या है, एंड अक्साई चिन इज़ नॉट योर पार्ट। लेकिन इंडिया की बात क्या चाइना सुन रहा था? नहीं। चाइना तो ऐसा था, एक तरीके से चाइना की स्ट्रैटेजी आज भी है कि जहाँ चाइना ने कदम रख दिया वो एरिया चाइना का हाथ से। ये उनकी आइडियोलॉजी है, और ये चीज़ करने में वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रही हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ है, स्ट्रैटेजिक रोड उन्होंने बनानी चालू कर दी अक्साई चिन वाले इलाके में। और धीरे धीरे क्या होता है, इंडिया ने भी रेजिस्ट करा। ऐसी बात तो नहीं है कि इंडिया चुप रहेगा और इंडिया बिल्कुल मान लेगा कि भाई यार तुम कह रहे हो कि अक्साई चिन तुम्हारा पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भी तुम्हारा पार्ट है, तो इंडिया एक्सेप्ट कर लेगा। इंडिया ने भी अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करी वहाँ पर, इंडिया ने भी धीरे धीरे रोड बनानी चालू करी, इन सब एरियाज़ में एक्सेस होना चालू हुआ, अपनी आर्मीज़ वगैरह वहाँ पर धीरे धीरे भेजनी चालू हुई। और धीरे धीरे आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, बॉर्डर पर इसी चीज़ की वजह से लड़ाई थोड़ी थोड़ी होनी चालू हो जाती है, क्योंकि चाइना बात नहीं मान रहा है, और इंडिया को तो अपनी बाउंड्रीज़ को डिफेंड करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फिर क्या होता है, ये सारी सिचुएशन वॉर में तब्दील हो जाती है। चाइना क्या करता है, चाइना अटैक करता है इंडिया पर, बहुत मैसिव तरीके से इन्वेजन करता है अक्टूबर 1962 में, दोनों एरियाज़ में। इधर वाले जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, लद्दाख का इलाका है, अक्साई चिन वाला, उसमें भी, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में भी, दोनों तरफ क्या करता है, चाइना की आर्मीज़ इंडिया में एंटर कर जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर बताया गया है कि जो फर्स्ट अटैक था वो लगभग एक हफ्ते तक चलता है, और चाइना के जो फोर्सेस थी वो क्या कर लेती है, बहुत सारे जो अरुणाचल प्रदेश के जो की एरियाज़ है उस पर चाइना कैप्चर कर लेती है, उन सबको चाइना कैप्चर कर लेती है। फिर उसके बाद जो सेकेंड वेव है चाइना का, जो अटैक है दूसरी बार कब आता है, नेक्स्ट मंथ में आता है। और फिर वाइल इंडियन फोर्सेस क्या करती है, इंडियन फोर्सेस कुड ब्लॉक द चाइनीज एडवांसेस टू द वेस्टर्न फ्रंट इन लद्दाख, इन द ईस्ट चाइनीज मैनेज टू एडवांस नियरली टू द एंट्री पॉइंट ऑफ आसाम प्लेन्स। ये बताया जा रहा है कि जो वेस्टर्न फ्रंट है हमारा, उसकी तरफ अगर बात करोगे तो लद्दाख में इंडियन फोर्सेस कुछ हद तक चाइना को रोक पाई, ब्लॉक कर पाई। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा,
जो हमारा नेफा है, अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर चाइना की जो आर्मी थी वो धीरे धीरे करते हुए क्या कहाँ तक आ गई, जो आज के टाइम में आसाम के जो प्लेन्स है वहाँ तक, वहाँ की उनकी जो चाइना की जो आर्मी है वो पहुँच चुकी है। यानी कि इंडिया नॉर्थ ईस्ट वाला जो फ्रंट है वहाँ पर कमज़ोर पड़ गया। क्यों कमज़ोर पड़ा? कुछ ना कुछ तो रीज़न हुआ होगा भाई। अगर वेस्टर्न फ्रंट पे हम ब्लॉक कर रहे हैं चाइना को, तो हम क्यों नॉर्थ ईस्ट पर नहीं पहुंच पाए? बिकॉज रीज़न क्या है, उस समय हमारा जो नॉर्थ ईस्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था वो बहुत ज़्यादा नहीं था। इंडिया इजीली अपनी आर्मी जो है एक तरीके से जम्मू कश्मीर तक तो पहुंचा पा रही थी, बट नॉर्थ ईस्ट काफ़ी दूर था इंडिया से। इंडिया का जो मेन स्ट्रीम है, जो दिल्ली है अगर हम बात करें, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि नॉर्थ ईस्ट उस समय एक आइसोलेटेड रीजन था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी नहीं था। वहाँ पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन तक नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा चीज़ों को, अपनी आर्मी को भेजने में, एंड इसीलिए हम वहाँ पर इस वाले फ्रंट पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़े। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद चाइना क्या करता है, कुछ समय के बाद चाइना सीज़ फायर डिक्लेयर कर देता है और अपने जो ट्रुप्स हैं उसको एक तरीके से वहाँ से विड्रॉ कर लेता है, जिस बाउंड जहाँ तक वो आगे थे। फिर उसके बाद चाइना, क्योंकि सीज़ फायर हो गया, तो फिर उसके बाद चाइना के ट्रुप्स वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब हम यहाँ पर क्या समझेंगे, अब हम यहाँ पर समझेंगे कि ये सारी प्रॉब्लम तो हुई कि चाइना की तरफ से अटैक हुआ, इंडिया बहुत ज़्यादा मिलिटरीली प्रिपेयर्ड नहीं था। इंडिया की मिलिट्री भी उस समय बहुत ज़्यादा एक तरीके से इस तरीके से हम अपने आप को स्टैब्लिश भी नहीं कर पाए थे मिलिटरीली भी, और ये सारी चीज़ें हो गई, राइट। अब उसकी वजह से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा? ठीक है, इंडिया ने क्या करा उस समय? तो चाइना ने जो वॉर करा उसकी वजह से इंडिया की जो इमेज थी एट होम या अब्रॉड की भी बात करें, तो वो काफ़ी ज़्यादा उस पर एक दाग लगा कि भाई एक तरीके से क्या है, मतलब दुनिया को लगा कि इंडिया अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पा रहा है। भारत के लोगों को भी लगा कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही थी, या जो भी सवाल हो सकते थे दिमाग में, वो इस तरीके से सवाल उठाए गए। इस तरीके से लगा कि भाई भारत की जो पोजीशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, चाइना को यहाँ पर जिस तरीके से हम रोक सकते थे, या चाइना की कम से कम पहले ही हम एक तरीके से एज्यूम कर लेते कि चाइना क्या करने जा रहा है, वो भी हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाए। तो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा झटका लगा इंडिया के लोगों को। एंड इंडिया ने क्या करा, इंडिया हैड टू अप्रोच द अमेरिकन्स एंड द ब्रिटिश फॉर मिलिट्री असिस्टेंस। और इस समय अगर आप देखोगे, सोवियत यूनियन रिमेन्ड न्यूट्रल ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट। पहले यहाँ पर ये समझो, सोवियत यूनियन क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब हुआ क्या था, अगर आपको याद हो कि पहले हम लोगों ने नाम पढ़ा है, नाम के बारे में पढ़ा, नाम में बार बार यूएसए बोल रहा है कि देखो, कहने के लिए तो इंडिया नॉन अलाइंड है, बट इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया यूएसएसआर की तरफ थोड़ा सा क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन इंडिया यूएसएसआर के साथ मेंटेन कर रहा है, जो कि बात थी भी। यूएसएसआर इंडिया को मदद कर रहा था, इकोनॉमिकली भी मदद कर रहा था, मिलिट्रीली भी मदद कर रहा था। ठीक है, इवन दो यूएसएसआर वाला ब्लॉक इंडिया ने ज्वाइन नहीं करा, लेकिन यूएसएसआर मदद कर रहा था। लेकिन जब चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है और यूएसएसआर भी कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है, तो दोनों एक ही ब्लॉक से आते हैं। तो फिर जब चाइना ने इंडिया को इन्वेड करा और इंडिया दोबारा से सोवियत यूनियन के पास गया और उसने बोला कि भाई चाइना के खिलाफ तुम कुछ हमारी मदद करो, तो सोवियत यूनियन ने बहुत ज़्यादा चाइना का, एक तरीके से चाइना का जो एग्रेशन था, चाइना का इन्वेजन था, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी नहीं करा, और ना ही इंडिया की उतनी ज़्यादा मदद करी जितना इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था। क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था इंडिया? क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया की मदद करी है यूएसएसआर ने। लेकिन यहाँ पर चाइना के जब बात आ जाएगी, तो फिर चाइना के खिलाफ यूएसएसआर बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया। ठीक है, और ना ही इंडिया की बहुत ज़्यादा मदद कर पाया। एक तरीके से जो सोवियत यूनियन था वो न्यूट्रल रहा। इंडिया जो उम्मीद कर रहा था कि भाई सोवियत यूनियन मदद करेगा जब हमारी कुछ समस्याएं होंगी, और चाइना के खिलाफ हमारी एक तरीके से क्रिटिसाइज तो कम से कम करेगा कि चाइना ने वो गलत करा, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो जो इंडिया के लोग थे, इंडिया की लीडरशिप को यहाँ पर झटका लगा बहुत बड़ा कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके एकदम उल्टी चीज़ें हुई। तो फिर इंडिया को क्या लगा, जब भाई यूएसएसआर मदद नहीं कर रहा है तो कहाँ जाना पड़ेगा, दूसरे ब्लॉक की तरफ जाना पड़ेगा। तो इंडिया क्या करा, इंडिया हैड टू अप्रोच द अमेरिकन्स। इंडिया अमेरिकन्स और ब्रिटिश वाला जो ग्रुप है, जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, उसके पास गया एंड मिलिट्री असिस्टेंस की मदद एक तरीके से हमने डिमांड करने की कोशिश करी। समझ रहे हो? तो जो हमारा इसकी वजह से क्या हो रहा था, उस समय भारत के बहुत सारे जो लीडर्स थे, वो लोग इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी थी ना, नेहरू की जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी, उसको उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे थे? वो कह रहे थे कि देखो भाई, अगर इंडिया आज अमेरिका के ब्लॉक का पार्ट होता तो अमेरिका इंडिया को डिफेंड करने आ जाता। एंड इसीलिए वो लोग कह रहे थे कि ज़्यादा बेटर होता कि अगर इंडिया नॉन अलाइन ना होता, रादर किसी एक ब्लॉक का पार्ट हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से भी कुछ लोगों ने इंडिया की जो पॉलिसी थी उस समय, बिकॉज ऑफ चाइनाज एग्रेशन, इसको क्रिटिसाइज़ किया, इस तरीके से क्रिटिसाइज़ करा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, अगर हम नेशन वाइज बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नेशनल ह्यूमिलिएशन होता है, और साथ ही साथ में एट द सेम टाइम स्ट्रेंथन्ड अ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म।
तो एक तरफ क्या है, एक तरीके से हमने अपने आप को देखा कि इंडिया क्या करा, इंडिया का एक तरीके से इंडिया वॉर जब हार गया और इंडिया की काफ़ी ज़्यादा बुरी सिचुएशन हो गई, इन पूरी कंडीशन में इंडिया को हर जगह से झटका लग रहा है कि हम मदद मांग रहे हैं लेकिन कोई भी कंट्री इंडिया को मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तरीके से नेशनल ह्यूमिलिएशन यहाँ पर हमें लगा, ठीक है। और दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म भी हमारा अराइज करता है। स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म क्यों? क्योंकि उस समय लग रहा था कि भाई हम क्या है, मतलब हमारे यहाँ पर जो हमारे सैनिक है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उनके पास बहुत ज़्यादा हथियार वगैरह नहीं है, बट फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं, देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं। और उस समय लता मंगेशकर का भी एक गाना आया था, ए मेरे वतन के लोगों। तो ये सारे एरियाज हो रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी, उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि जो इंडिया की जो नेशनलिज्म की स्पिरिट है, कि भले ही यहाँ पर इंडिया के ऊपर अटैक हो गया हो, बट हम सब क्या है कि मतलब हमारे लिए हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, तो वो और ज़्यादा स्पिरिट हमारी क्या हो जाती है, नेशनलिज्म की स्पिरिट यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो ये तो रही कंट्री वाइज बात। अगर हम बाकी सारी चीज़ों की बात करें तो सम ऑफ द टॉप लीडर्स कमांडर आइदर रिजाइंड और दे वर रिटायर्ड। तो जो आर्मी के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या करा, आर्मी के लीडर्स या तो रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, या फिर एक तरीके से क्या कर दिया, रिटायर कर दिया, क्योंकि उनको भी लगा कि वो जिस तरीके से डिफेंड कर सकते थे कंट्री को, बिकॉज ऑफ कुछ भी कह लो, फेलियर कह लो, प्रिडिक्शन का फेलियर कह लो, या गवर्नमेंट का फेलियर कह लो, एट द एंड क्या हुआ, नुकसान तो इंडिया को हुआ ना। वॉर तो इंडिया का एक तरीके से इंडिया वॉर हार गया, राइट। तो उन्होंने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली एंड रिज़ाइन करा, एंड काफ़ी सारे लीडर्स उस समय रिटायर्ड भी हो गए। नेहरू के जो क्लोज एसोसिएट थे और उस समय जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे, वी कृष्ण मेनन, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस चीज़ की वजह से, क्योंकि इंडिया हार गया, एक तरीके से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी यहाँ पर क्या नज़र आती है, फेलियर नज़र आती है। तो यहाँ पर फिर उन्होंने क्या करा, कैबिनेट से रिज़ाइन करा। साथ ही साथ उस समय नेहरू को भी बहुत बड़ा झटका लगा। मतलब अगर हम सही तरीके से समझे तो सबसे ज़्यादा बड़ा अगर झटका लगता है तो नेहरू को लगता है, क्योंकि उनको अंदर से ये चीज़ें लगी कि सरदार पटेल भी ये चीज़ बात कर रहे थे बार बार, लेकिन पता नहीं क्या, या तो सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से कह लो या फिर किस रीज़न की वजह से कह लो, कि वो नहीं समझ पाए कि भाई चाइना क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से नेहरू को बहुत बड़ा झटका लगा कि मतलब चाइना ने क्या करा, हिंदी चीनी भाई भाई का जो स्लोगन दिया गया था उसके बदले में क्या किया, पीठ पर एक तरीके से खंजर खोप दिया, ठीक है। तो ये चीज़ लगी, एक तरीके से उनको लगा कि ये क्या है, धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। एंड एक्चुअली में ये धोखा था, पूरा का पूरा पॉलिटिकल बिट्रेयल था जो इंडिया के लोगों के साथ और खासतौर पर नेहरू के साथ होता है, क्योंकि वो सारी पॉलिसी को लीड कर रहे थे। वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि भाई क्या किया जाए, वो एक तरीके से चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर एक और चीज़ समझो, हो क्या रहा था कि वर्ल्ड लेवल पर यूनाइटेड नेशन के कुछ लीडर्स एंड इवन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज बोल रहे थे कि यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट इंडिया को दे दो। किसको दे दो? इंडिया को दे दो। लेकिन यहाँ पर नेहरू क्या करते हैं, नेहरू आगे आते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है, इंडिया डिजर्व करता है सीट, लेकिन हम चाहते हैं कि हमसे पहले किसको दी जाए, चाइना को दी जाए। हमसे पहले किसको दी जाए, चाइना को दी जाए ये सीट, हम तो बाद में ले लेंगे, ठीक है, पहले किसको दो भाई, पहले आप करते हुए हम कहीं ना कहीं अपने आप को हमने बहुत ज़्यादा पीछे धकेल दिया, ठीक है। हम समझ नहीं पाए कि भाई चाइना क्या डिजर्व करता है इतना ज़्यादा स्वीटनेस, क्या इतना ज़्यादा ब्लाइंड फेथ चाइना ट्रस्ट कर रहा था, मतलब चाइना क्या रिस्पेक्ट करता था, इतना ज़्यादा ब्लाइंड फेथ जो हम शो कर रहे थे इतनी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से नेहरू को बहुत ज़्यादा बिट्रेल लगा कि भाई सब कुछ तो नेहरू ने किया, बट बदले में क्या मिला, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ मिली, ठीक है। तो इसकी वजह से नेहरू का जो खुद का जो स्टेचर था, इनका जो कॉन्फिडेंस था, उनका जो पर्सनालिटी के प्रति जो लोगों का एक तरीके से प्रेम था, या जो कॉन्फिडेंस था, लोगों का जो ट्रस्ट था, रिस्पेक्ट था, वो भी सफ़र यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि चाइना का जो इंटेंशन था उसका असेसमेंट यहाँ पर नेहरू ढंग से नहीं कर पाए। एंड दूसरी बड़ी चीज़ क्या थी, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस इंडिया की नहीं थी। अगर इंडिया की उस समय मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती तो शायद ये चीज़ें ना होती। यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए रुकना पड़ेगा और थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, इंडिया क्या कह रहा है कि हम तो पीस के रास्ते पर चलेंगे भाई। अगर हम इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया कह रहा है कि भाई पीस के रास्ते पर चलेंगे, पूरी दुनिया में शांति लेकर आने की कोशिश करेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा अपनी मिलिट्री पर स्पेंड करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हम तो किसी के साथ युद्ध नहीं लड़ने जा रहे, हम तो किसी के साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया तो भाई पीस के रास्ते पर चलेगा। लेकिन हम यहाँ पर इस तरीके से गलत हो गए कि ज़रूरी नहीं ना कि आप युद्ध करो तभी आप खुद युद्ध करोगे तभी एक तरीके से आपको मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के लिए रहना है। ये भी तो हो सकता है ना कि आपके ऊपर युद्ध थोपा जाए, इम्पोज किया जाए, आपके जो अलग अलग देश हैं वो क्या करें, आपके नेबरिंग एरियाज आपके ऊपर अटैक कर दे। इसीलिए भी तो हमें अपनी मिलिट्री को क्या करने की ज़रूरत है, अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि भाई गलती हमसे हुई है।
दुनिया में अगर हमें पीस मेंटेन करना है, सबसे पहले तो हमें अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अपने देश के अंदर अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा सुरक्षित रहे, तो वो सुरक्षा कैसे हो सकती है? वो सुरक्षा मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने से हो सकती है। यहाँ पर हमें समझ में आई कि हम कहाँ हम लोग एक तरीके से डिफीट हो गए, कि हम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस पर फोकस नहीं किया जो हम लोगों ने, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। और फिर उसके बाद हम इस चीज़ से लेसन लेते हैं और समझते हैं कि भाई देखो, अगर इंडिया को अपनी बाउंड्रीज़ को डिफेंड करना है, इंडिया दुनिया भर में पीस लेकर आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया को अपनी अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया, जब इंडिया के ऊपर वॉर इम्पोज करी जा रही है, तो इंडिया अमेरिका के पास भाग रहा है या ब्रिटिश के पास भाग रहा है कि भाई हमें मदद कर दो। वो जो ह्यूमिलिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा बुरा ह्यूमिलिएशन था। और फिर उसके बाद इंडिया ने डिसाइड करा कि हम अपनी मिलिट्री असेसमेंट को, अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रेंथन करेंगे और अपनी मिलिट्री को इतना ज़्यादा मजबूत करेंगे कि दुनिया से कभी भी हमें मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ज़्यादा मिलिट्री हम अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। और ये चीज़ इंडिया ने करी। एंड आज भी इंडिया अपना जो मिलिट्री का बजट है उसको लगातार बढ़ाता जा रहा है। एंड इंडिया वॉन्ट्स टू बी, एक तरीके से सेल्फ रिलायंट हम रहना चाहते हैं जब मिलिट्री टर्म्स की बात आती है। तो वो जो गलती हुई उस समय, उसके बाद जो हमने लेसन लिया वो काफ़ी बड़ा लेसन लिया। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ से समझी। और फिर उसके बाद क्या होता है, तो नेहरू की जो खुद की पोजीशन थी दुनिया के सामने भी, मतलब भारत के लोगों के सामने भी, जो नेहरू की जो इमेज थी वो यहाँ पर क्या हो जाती है, एक तरीके से वो कमज़ोर पड़ जाती है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन नेहरू की गवर्नमेंट के खिलाफ पास किया जाता है। उस पर डिबेट होती है लोकसभा में। नो कॉन्फिडेंस मोशन में डिबेट होती है, पूरी चर्चा होती है कि चाइना कैसे आया, क्यों चाइना के इंटेंशंस को हम पहले ही समझ नहीं पाए, कहाँ गलती रह गई हम लोगों से। इन सब पर बहुत ज़्यादा डिबेट होती है। एंड नेहरू पूरा जवाब देते हैं कि कहाँ गलतियाँ हुई, इनकी गवर्नमेंट से कहाँ गलतियाँ हुई, एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलतियों को। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, सून आफ्टर कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस ऑल्सो लॉस्ट सम ऑफ द की इलेक्शंस टू द लोकसभा। एंड पॉलिटिकल मूड जो कंट्री का था वो धीरे धीरे, कांग्रेस पहले क्या था, कांग्रेस डोमिनेंट सिस्टम था, लेकिन 1962 के बाद से धीरे धीरे कांग्रेस का जो एक पूरा का पूरा जो दबदबा था ना कंट्री पर, वो डिक्लाइन होना चालू हो जाता है। क्योंकि लोग देखने लग जाते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार ने क्या कर दिया, कांग्रेस की गवर्नमेंट जो थी वो चाइना को ढंग से डील नहीं कर पाई और इंडिया को हार देखनी पड़ गई। युद्ध में इतने सारे सैनिक हमारे एक तरीके से चले गए, वो शहीद हो गए। तो ये सारी सिचुएशन की वजह से जो कंट्री के लोग थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपना पॉलिटिकल जो स्टैंड था धीरे धीरे दूसरी पार्टीज़ को उन्होंने वोट करना चालू कर दिया। एंड कांग्रेस काफ़ी सारे जो बाई इलेक्शंस होते हैं, जो दोबारा से इलेक्शन होते हैं अलग अलग सीट पर, लोकसभा की सीट पर बाई इलेक्शंस यानी दोबारा से जो इलेक्शन होते हैं, बिकॉज किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, किसी रिप्रेजेंटेटिव की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद ये सारी बाई इलेक्शन जब हुए तो काफ़ी सारी सीट्स पर कौन आता है, दूसरी पार्टीज़ आती है। दूसरी पार्टी को लोग वोट करते हैं, कांग्रेस को वोट नहीं करते, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा था, कांग्रेस की गवर्नमेंट को लेकर के गुस्सा था कि आपकी वजह से क्या हुआ है, इतना ज़्यादा नुकसान कंट्री को झेलने को देखना पड़ रहा है। समझ में आ गया? तो ये सिचुएशन थी। और फिर उसके बाद ये तो हमने समझा कि कांग्रेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, नेहरू की पर्सनालिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सारी चीज़ें हमने समझी। अब हम दूसरी पार्टीज़ के बारे में देखते हैं कि क्या किसी दूसरी पार्टी पर भी कोई इम्पैक्ट पड़ा। तो बिल्कुल हम यहाँ पर समझेंगे कि जो अपोजिशन में एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उस पर भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बेसिकली क्या होता है, द प्रो यूएसएसआर फैक्शन रिमेन्ड विद इन द सीपीआई एंड मूव टुवर्ड्स क्लोजर विद द कांग्रेस। कुछ समय के बाद क्या होता है, 1962 के बाद बेसिकली चाइना और जो सोवियत यूनियन है, दोनों की दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, उन दोनों के बीच में भी दरार पैदा होने चालू हो जाती है। दोनों बाउंड्रीज पर लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि रशिया, मतलब जो सोवियत यूनियन है और चाइना है, वो लोग भी बाउंड्रीज शेयर कर रहे थे। तो चाइना और सोवियत यूनियन की बाउंड्रीज में भी कन्फ्लिक्ट होने लगता है और दोनों की आइडियोलॉजी के बीच में भी दरार आने लगती है। दोनों कम्युनिज्म को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो चाइना और यूएसएसआर में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसी की वजह से जो इंडिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें ऐसा ऐसा ग्रुप, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर के ऐसे कुछ ग्रुप्स जो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, वो सीपीआई में रहे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में रहे। एंड वो धीरे धीरे कांग्रेस के नज़दीक होना उन्होंने चालू करा। किसकी तरफ वो मूव करे, उन्होंने कांग्रेस की तरफ एक तरीके से मूव करना चालू करा, कांग्रेस को सपोर्ट करना चालू करा। और जो दूसरा फैक्शन था जिसको प्रो चाइना भी कहते हैं, ठीक है, तो जो दूसरा फैक्शन था विच वॉज समटाइम्स क्लोजर टू चाइना वॉज अगेंस्ट एनी टाइज विद द कांग्रेस। तो जो दूसरा फैक्शन था वो चाइना की तरफ एक तरीके से क्लोज था, तो इसलिए उसने एक तरीके से कांग्रेस से डिस्टेंस मेंटेन करना चालू कर दिया। एंड पार्टी क्या करती है, पार्टी स्प्लिट इन 1964 एंड द लीडर्स ऑफ द लेटर फैक्शन फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। देखो कहानी सिंपल है,
चाइना और रशिया या यूएसएसआर कह लो, उस समय तो यूएसएसआर था, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। दोनों अलग अलग एक तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, तो वो क्या है, वो भी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। चाइना भी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और यूएसएसआर भी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। लेकिन अब चाइना और यूएसएसआर अलग अलग तरीके से आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म को इंटरप्रेट करना चालू कर दिया। चाइना कुछ और बोलने लगा कम्युनिज्म के नाम पर, यूएसएसआर का मतलब कम्युनिज्म का कुछ और होने लगा। धीरे धीरे क्या हो रहा था, यूएसएसआर क्या कर रहा था पता है, यूएसएसआर वेस्ट की तरफ क्लोज जाने की कोशिश कर रहा था। वेस्ट के साथ यानी अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, धीरे धीरे अच्छे करने की कोशिश कर रहा था। चाइना इसको मना कर रहा था कि भाई तुम तो कम्युनिस्ट सरकार हो, तुम तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम कैपिटलिस्ट की तरफ क्यों जा रहे हो। ठीक है, इसकी वजह से दोनों में क्या हुए, डिफरेंसेस एराइज होते हैं। और इसकी वजह से जो इंडिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके कुछ ऐसे ग्रुप जो प्रो यूएसएसआर वाले लोग थे, जो यूएसएसआर वाली आइडियोलॉजी, यूएसएसआर वाला कम्युनिज्म को मानते थे, तो वो लोग तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में रहे और वो कांग्रेस के धीरे धीरे नज़दीक होना उन्होंने चालू करा, कांग्रेस को एक तरीके से सपोर्ट करना चालू करा, राइट। और जो बाकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो ग्रुप्स थे, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिवाइड हो जाती है और वहाँ से एक नई पार्टी अराइज होती है, विच इज़ कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो जो मार्क्सिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, वो चाइना वाली जो आइडियोलॉजी है, चाइना का जो कम्युनिज्म है, उसको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, और कुछ समय के बाद आप देखोगे कि बिकॉज दे वर सपोर्टिंग चाइना, और चाइना से तो इंडिया अभी क्या करा है, वॉर में एक तरीके से हार गया, तो क्या होता है, ऐसे इनके बहुत सारे लीडर्स को पकड़ पकड़ के एक तरीके से जेल में डाला जा रहा था, बिकॉज दे वर सपोर्टिंग चाइना। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो चाइना का जो इन्वेजन है इंडिया का, उसकी वजह से कांग्रेस पर तो इम्पैक्ट पड़ा ही, कि कांग्रेस का जो पूरा डोमिनेंस था उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा। साथ ही साथ जो इंडिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उसमें भी क्या होता है, फैक्शन होता है और एक नई पार्टी का अराइज होता है, विच इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। क्लियर है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो वॉर चाइना के साथ हो रही थी ना, इट अलर्टेड द इंडियन लीडरशिप टू द वॉलेटाइल सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। वॉर के बाद इंडिया का ध्यान नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया कि भाई नॉर्थ ईस्ट तो हमने इग्नोर कर रखा था और चाइना वहीं पर आया। चाइना ने नॉर्थ ईस्ट में ही एंट्री ली और वहाँ पर एक तरीके से अरुणाचल प्रदेश में उसने इन्वेड करा। तो इसकी वजह से इंडिया का बाद में फोकस नॉर्थ ईस्ट पर ज़्यादा होने लगा। Apart from being isolated and extremely underdeveloped, this region also presented India with the challenge of national integration and political unity. इस वाले रीजन में प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि जो नॉर्थ ईस्ट है स्टार्टिंग से काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड रहा, क्योंकि देखो मेन स्ट्रीम इंडिया से क्या है, कंपैरेटिवली क्या है, थोड़ा सा दूर है। ठीक है, और दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली एंड अंडर डेवलप्ड है, यानी कि स्टार्टिंग से हमने बहुत ज़्यादा इसके डेवलपमेंट पर, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उस एरिया के डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा। कहीं ना कहीं हम नॉर्थ रीजन पर ज़्यादा फोकस करना एक तरीके से हमने प्रेफर करा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को भूल गए हम लोग। तो उसकी वजह से क्या हुआ, साथ ही साथ में नॉर्थ ईस्ट में कुछ नेशनल इंटीग्रेशन के सामने भी चैलेंजेस थे, क्योंकि काफ़ी सारे एरियाज नॉर्थ ईस्ट के कहना चाह रहे थे, बिकॉज वो नहीं चाह रहे थे कि भाई वो इंडिया का पार्ट बने। तो नेशनल इंटीग्रेशन में भी कुछ सारी समस्याएं थी नॉर्थ ईस्ट को लेकर के। होता क्या है, जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, 1962 में चाइना का इन्वेजन हो जाता है, चीज़ें समाप्त हो जाती है, फिर उसके बाद फाइनली क्या होता है कि चाइना, मतलब ये सारी चीज़ें होने के बाद रीऑर्गेनाइजेशन इंडिया ने क्या करा, रीऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ ईस्ट का करना चालू करा। रीऑर्गेनाइजेशन क्यों, क्योंकि नागालैंड को एक तरीके से क्या दिया हम लोगों ने, स्टेटहुड ग्रांट करी 1963 में। जस्ट आफ्टर चाइनाज वॉर क्या होता है, 1963 में हम सबसे पहले नागालैंड को क्या देते हैं, स्टेटहुड देते हैं, नागालैंड स्टेट का क्रिएशन करते हैं। क्यों क्रिएशन किया जा रहा है, क्योंकि हम क्या चाह रहे थे कि भाई चाइना कि हम लोग वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में क्यों लेट पहुँचे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और वहाँ पर जो है सरकारें भी नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टेटहुड ही नहीं है वहाँ पर स्टेटहुड ही नहीं है। इसकी वजह से क्या सोचा हम लोगों ने कि पहले वहाँ पर गवर्नमेंट्स बनानी पड़ेगी, अलग अलग स्टेट्स बनाने पड़ेंगे, उन पर गवर्नमेंट्स देनी पड़ेगी, तभी वो गवर्नमेंट सोच पाएगी कि उनके एरियाज़ का डेवलपमेंट किस तरीके से करना है। तो फाइनली उनको क्या कर दिया जाता है, स्टेटहुड दे दिया जाता है। और मणिपुर और त्रिपुरा को भी एक तरीके से, इवन दो वो यूनियन टेरिटरीज थी, तो वहाँ पर भी उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनको हम सेटअप कर देते हैं। क्यों किया जा रहा है, अल्टीमेटली रीज़न यही है कि यहाँ पर गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश करी जाए और वो गवर्नमेंट्स अपने अपने स्टेट्स की, अपने अपने यूनियन टेरिटरीज़ की डेवलपमेंट करना चालू करे,
और वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रीजन ना रहे हमारा नॉर्थ ईस्ट, और हमारा जैसा मेन स्ट्रीम इंडिया है, जो हमारा पूरा भारत है, जैसे बाकी एरियाज़ भारत के डेवलप हो रहे हैं वैसे हमारे भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो भी डेवलप होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो हमारा क्या है, भारत का एक अभिन्न अंग है नॉर्थ ईस्ट। तो अगर भारत के बाकी सारे हिस्से डेवलप हो रहे हैं तो फिर नॉर्थ ईस्ट भी डेवलप होना चाहिए। इन सब चीज़ों की वजह से नॉर्थ ईस्ट का रीऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है 1963 ऑनवर्ड से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो बेसिकली हमने समझी, पूरा डिटेल में हमने समझा। एक और छोटी सी चीज़ है जो यहाँ पर रह जाती है, क्या रह जाती है कि जब साइनो इंडिया रिलेशनशिप की बात करें 1962 ऑनवर्ड से, 1962 में देखो वॉर हो गया, फिर उसके बाद आखिरकार क्या, किस चीज़ की वजह से दोबारा से चाइना और इंडिया की रिलेशन एक तरीके से नॉर्मलाइज होती है, तो कैसे होती है तो उसको समझते हैं अब हम लोग। इट टुक मोर देन अ डिकेड फॉर इंडिया एंड चाइना टू रिज्यूम नॉर्मल रिलेशन। लगभग कितने लग गए, 10 साल लग गए, 10 साल से भी ज़्यादा लग गए नॉर्मल सी इस्टेब्लिश करने में। 1976 में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोबारा से रिस्टोर होती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। होता क्या है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी है, जो कि उस समय कौन थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के नाते अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे टॉप लीडर होते हैं जो चाइना में विजिट करते हैं 1979 में। मतलब 1962 में वॉर हुआ, उसके बाद कोई लीडर इधर उधर नहीं आया, ना इंडिया से लोग गए वहाँ पर, ना चाइना के लीडर्स इंडिया में आए। फाइनली 1979 में जा करके अटल बिहारी वाजपेयी चाइना में जाते हैं 1979 में, और 1976 में दोबारा से डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश करी जाती है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस मतलब एक तरीके से लीडर्स का एक दूसरे की तरफ आना, बातचीत होना, कम्युनिकेशन होना, ये सारी चीज़ें होना। ठीक है, फिर राजीव गांधी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू टू विजिट चाइना। नेहरू के बाद कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं गया, कौन गया, सीधा का सीधा राजीव गांधी जाते हैं। ठीक है, तो वो चाइना में जाते हैं, एंड सिंस देन एम्फोसाइजेज मोर अपॉन द ट्रेड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। उसके बाद से एम्फोसाइज किस चीज़ पर है, ट्रेड रिलेशंस पर ज़्यादा फोकस है। ओके, तो ये सारी सिचुएशन है, और आज भी आप देख रहे हो कि इंडिया और चाइना के बीच में ऐसा नहीं है कि केवल 1962 में जो वॉर था वही हुआ, उसके बाद भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए हैं, काफ़ी सारे बॉर्डर एरियाज़ पर आज भी क्या है, क्लैश जारी है। एंड इंडिया और चाइना कोशिश दोबारा से कर रहे हैं कि भाई क्या करें। इंडिया की गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर सिक्योरिटी, अगर बॉर्डर पर चीज़ें स्टेबल नहीं रहेगी तो इंडिया और चाइना भी एक तरीके से उनकी रिलेशनशिप भी स्टेबल नहीं हो सकती। हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं बॉर्डर पर पीस, कि भाई चाइना बॉर्डर पर पीस मेंटेन करके रखे, और जो बॉर्डर का जो एग्रीमेंट है, जो बॉर्डर एरियाज़ है, वो जैसा बॉर्डर है उसको एज इट इज़ सेम टू सेम रहने दे, उसके साथ इंटरफेयर ना करे। इसी शर्त पर इंडिया क्या करेगा, चाइना के साथ बातचीत करेगा। ठीक है, तो ये आज का स्टैंड है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी, पूरा डिटेल में हमने समझ लिया, काफ़ी सारी अलग अलग जानकारियाँ भी ले ली जो हमें पता होनी चाहिए थी कि इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप क्या है, क्या चाइना की आइडियोलॉजी है, क्या इंडिया का स्टैंड रहा, किसकी वजह से प्रॉब्लम आई 1962 की वजह से, अलग अलग एरियाज़ पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, अलग अलग पार्टीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़े, नॉर्थ ईस्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर हम लोग बेसिकली आप डिटेल में समझेंगे कि तिब्बत क्या है, तिब्बत का क्या इशू है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।